स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम जानेंगे मुकदमे कितने प्रकार के होते हैं और मुकदमा क्या होता है। अमूमन आपने देखा होगा दहेज प्रथा का मुकदमा, हत्या का मुकदमा, लूट का मुकदमा, डकैती का मुकदमा, एनडीपीएस का मुकदमा, और आपने देखा होगा जमीन का मुकदमा, जमीन का विवाद, कब्जे का मुकदमा, बेदखली का मुकदमा, जमीन बंटवारे का मुकदमा, ऐसे तरह तरह के मुकदमे आपने सुने होंगे। लेकिन हम ये जानने की कोशिश करेंगे बेसिक तौर पर, साधारण तरीके से। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये मुकदमे होते कितने तरीके हैं, हम इनको कितने तरीके में बांटें। प्रारंभिक तौर पर जो हमारे नए अधिवक्ता साथी हैं या विधि के स्टूडेंट हैं, वो इन मुकदमों को कितनी कैटर में बांट के, कितने तरीके में बांट के और अपनी वकालत की शुरुआत करें, और बाकी जनता के जो लोग हैं, आम लोग हैं, वो भी इनको कितने तरीके से आम भाषा में समझ पाएं। तो प्रारंभिक तौर पर समझने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि कानून जो भी कानून बने हैं, वो हम उत्तर प्रदेश में दो तरीके के कानूनों को देखते हैं। पहले कुछ कानून ऐसे हैं जो कि केंद्र द्वारा बनाए गए हैं, और वो केंद्र द्वारा बनाए गए कानून पूरे भारत में समान रूप से लागू होते हैं। क्या लागू होते हैं? सारे राज्यों में एक साथ समान रूप से लागू होते हैं, जबकि प्रदेश द्वारा बनाए गए कानून, जिस प्रदेश का कानून है वो उसी प्रदेश में लागू होता है। अब केंद्र के कानूनों की बात करें हम, तो जैसे आईपीसी है, सीआरपीसी है, सीपीसी है, हमारी जो जमीन से विवादों को लेकर के, माल के विवादों को लेकर के चलती है, सीपीसी है, एनडीपीएस एक्ट है, ये सारे केंद्र के कानून हैं। और राज्यों के कानून में अगर हम देखें तो जैसे उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम है, या उत्तर प्रदेश को लेकर के उत्तर प्रदेश मंडी समिति अधिनियम है, उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम है, ये कानून उत्तर प्रदेश में ही लागू होंगे। इसी क्रम में आप आसानी से समझने के लिए मैं आपको बताऊं कि वर्ष 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अधिनियम लागू किया है, धर्म परिवर्तन संरक्षण अधिनियम के नाम से है, जिसमें कि धर्म कोई भी व्यक्ति सिर्फ शादी के लिए या किसी छोटे लालच में आकर के अपने धर्म को परिवर्तन नहीं करेगा, और अगर ऐसा करता है वो तो कानूनी अपराध माना जाएगा। ये 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू किया है। तो ये कानून केवल उत्तर प्रदेश में मान्य होगा और उत्तर प्रदेश के बाहर इसका कोई असर नहीं होगा। अगर इसी क्रम में आपको समझने के लिए मैं एक कानून का उदाहरण दूं, तो जो मुस्लिम महिला विवाह अधिकारों पर संरक्षण अधिनियम 2019 में केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया था, जिसको आप ट्रिपल तलाक के नाम से जानते हैं, वो ट्रिपल तलाक का कानून पहले 3 बार तलाक के देने पर मुस्लिम महिलाओं और पतियों के बीच में तलाक हो जाता था, लेकिन इसको अब अपराध बना दिया गया 2019 में। तो तब से लेकर के ये मुस्लिम विवाह पर संरक्षण अधिकार, मुस्लिम महिला विवाह पर संरक्षण अधिनियम, ये 2019 से लागू हुआ है। तो ये अब पूरे देश में समान रूप से लागू होता है। अब हम समझते हैं कि मुकदमा होता क्या है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आप आम भाषा में आपको समझाना चाहता हूं कि जिस बात को लेकर 2 या 2 से अधिक पक्षों के बीच कोई विवाद हो जाए और वो विवाद अदालत तक पहुंच जाए, तो उसको हम अपराध, मुकदमा या फिर वाद, दावा, तरह तरह के नामों से जानते हैं। अंग्रेजी में सूट कहते हैं या केस कहते हैं। तो ये जब कोर्ट में पहुंच जाता है मामला, तब जाकर उसे हम मुकदमा कहते हैं। अब इतने तरह के मुकदमों के बारे में आपने जाना, एनडीपीएस एक्ट है, दहेज, आप देखते हैं घरेलू हिंसा का मुकदमा है, भरण पोषण खर्चे का मुकदमा है, दहेज प्रथा का मुकदमा है, 3 तलाक का मुकदमा है, हत्या का मुकदमा है, मर्डर का मुकदमा है, डकैती का मुकदमा है, लूट का मुकदमा है, चोरी का मुकदमा है, बलात्कार का मुकदमा है। तमाम तरह के मुकदमे आपने देखे और सुने होंगे। लेकिन अब इन बातों को समझने के लिए हम कैसे इन मुकदमों को आम तरीके से, आम नागरिकों के लिए, या फिर हमारे नए विधि व्यवसायी, जो विधि हमारे नए लॉ के स्टूडेंट हैं, या जो नए युवा अधिवक्ता हैं जो अभी शुरुआत कर रहे हैं अपने प्रोफेशन की, तो उनको समझने के लिए मैं अपने स्तर से, अपनी समझ के आधार पर इन मुकदमों को 4 प्रकार की कैटेगरी में बांटना चाहता हूं, जो आपने अक्सर सुना भी होगा। पहले मुकदमे फौजदारी के मुकदमे। अब फौजदारी के मुकदमे क्या होते हैं? जिन मुकदमों में मारपीट होती है, एफआईआर होती है, और वो एफआईआर होने के बाद पुलिस उसमें इंटरफेयर करती
करती है और पुलिस के इंटरफेयर के बाद मुकदमा अदालत तक पहुंचता है, वो फौजदारी के मुकदमे होते हैं। और फौजदारी विषय को बारीकी से समझने के लिए हम अगले वीडियो में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर पहले टाइप को आप अगर समझें तो जो आम जनता के, आम लोगों के बीच में, आप सभी लोगों के बीच में आम धारणा है, फौजदारी का मुकदमा एक प्रकार का मुकदमा होता है। दूसरे प्रकार के मुकदमे क्या हैं? जो जमीन से जुड़े मुकदमे हैं, मकान से जुड़े मुकदमे हैं, बंटवारे को लेकर जुड़े हुए मुकदमे हैं, प्रॉपर्टी को लेकर जुड़े हुए मुकदमे हैं, वो सारे मुकदमे, लेन देन को लेकर जुड़े हुए मुकदमे हैं, वो सारे मुकदमे दीवानी के मुकदमे कहलाते हैं, जिसे अंग्रेजी में सिविल सूट भी कहा जाता है। तो ये अलग प्रकार के मुकदमे होते हैं। तीसरे प्रकार के मुकदमे क्या हैं? तीसरे प्रकार के एक और मुकदमे आपने देखे होंगे, और वो राजस्व के मुकदमे हैं। स्टाम्प चोरी है, खेती की जमीन का बंटवारा है, खेती की जमीन में नामांतरण है, खेती की जमीन को लेकर के विरासत में दर्ज कराना है, खेती की जमीन का अगर कोई विवाद है तो वो सारे मुकदमे, या राशन की दुकानों के मुकदमे हैं, इस टाइप के जो मुकदमे हैं वो राजस्व विवाद कहलाते हैं, और ये राजस्व न्यायालयों में चलते हैं। इनके लिए कोर्ट अलग होती है, विस्तार के लिए इनके बारे में अलग से बात करेंगे। एक टाइप के और मुकदमे आपको समझाने के लिए बताऊं, टैक्स टाइप के मुकदमे होते हैं, जिन्हें टैक्स केस कहते हैं। जो टैक्स से जुड़े मुकदमे होते हैं, चाहे वो आपका सेल टैक्स का मुकदमा हो, इनकम टैक्स का मुकदमा हो, इस टाइप के जो टैक्स के मुकदमे होते हैं उन्हें टैक्स केस कहते हैं, और वो अलग तरीके की अदालतों में चलते हैं। तो आप मोटे तौर पर सारे केसेस को मिला करके 4 तरीके के केसों में बांट लें। पहला फौजदारी या क्रिमिनल केस, दूसरा दीवानी या सिविल केस, तीसरा रेवेन्यू या राजस्व केस, चौथा टैक्स केस, टैक्स का बाद टैक्स के केस। तो ये आज के लिए फिलहाल इतना ही, और हम अगली वीडियो में बहुत अब एक सेगमेंट को लेकर के, एक टाइप को लेकर के इन चारों में से विस्तार से आपको समझाते जाएंगे। और अगली वीडियो है हमारी, उसमें हम बहुत जल्दी आपको समझाने वाले हैं, फौजदारी मुकदमे को लेकर बात करेंगे। और फौजदारी मुकदमे की जो सबसे बेसिक जड़ है वो होती है FIR। तो अगली जो वीडियो बहुत जल्दी हम आपको बताने वाले हैं कि एक अच्छी FIR जिसमें कि मुलजिम बच ना पाए, उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रख के FIR दर्ज करानी चाहिए, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो फिर आज इतना ही, और आज की वीडियो को अंत तक देखने के लिए, अपना प्यार और स्नेह बनाए रखने के लिए हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।